नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और मैं आप लोगों का ना सबसे पहले पर्यावरण का पेडागोजी का सीरीज़ चला रहा हूँ। तो जब तक कि हम लोग का ना पर्यावरण का पेडागोजी का सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाता ना, लगभग 10 से 12 क्लास आप लोग का पेडागोजी का होगा। और उसके बाद फिर नॉर्मल जो पर्यावरण का जो सिलेबस है ना, उसको मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर एक बार ना अगर आप लोग पेडागोजी को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर नॉर्मल जो पर्यावरण का जो टॉपिक है उसे आराम से समझ जाओगे, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा उसमें, है ना। तो कल मैंने आप लोगों का फर्स्ट क्लास लिया था जिसमें स्वयं के पर्यावरण को समझने के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक थ्योरी में पढ़ाया था। और आज का जो हमारा क्लास होगा ना, तो इसी टॉपिक पर ना और जितने भी प्रकार के प्रश्न हम लोगों से बन सकते हैं ना, उन सारे प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग थ्योरी पढ़ोगे उससे भी ज़्यादा जरूरी कि आप लोग ना एमसीक्यू का सीरीज़ लगाओ, मतलब प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक पर। एक बार थ्योरी को पढ़ लो, दूसरा बार उसका ना जितने भी प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं सारे को प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोगों का पढ़ना जो रहेगा वो सार्थक रहेगा। मतलब जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ना स्वयं के पर्यावरण के बारे में जो समझ है, मतलब बच्चों की जो समझ है ना, तो उसी टॉपिक पर आप लोगों का और जो एमसीक्यू है उसको लेकर के आया हूँ। तो इसको भी ना आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ना मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों को ना खुद आंसर देना और प्रैक्टिस करना है। और अभी तक कि आप लोगों ने ना मेरा पहला क्लास को नहीं देखा होगा ना, तो कल का मैं एक पहला क्लास डाल चुका हूँ पर्यावरण के विषय में ही। तो पहले उसको देख लीजिए, उसका थ्योरी को पढ़ लीजिए और 20 उसमें का जो एमसीक्यू है उसको कर लीजिए। उसके बाद जो 21वां से ना आज का शुरू करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों तक की पहुँचे। और उसके अलावा एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं, आप लोगों का जो सीडीपी अर्थात बाल विकास का जो क्लास है ना, वो मैं अपने एक दूसरा चैनल धीवर एकेडमी करके मेरा एक और चैनल है ना, उसमें चला रहा हूँ। 6-7 क्लास ले लिया हूँ उसमें भी। तो नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर के देख लीजिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका लिंक डाल दूंगा, तो जाकर के सीधा आप लोग उसको भी ज्वाइन करके देख सकते हो और अपना जो सीजी टेट का जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन बी गंगा की स्वच्छता, ऑप्शन सी नदियों को जोड़ना, या ऑप्शन डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गंगा की स्वच्छता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बोला है ना, तो ये जो स्पर्श गंगा जो अभियान है ना, वो उत्तराखंड के जो सरकार है ना उसके द्वारा चलाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो गंगा की सुरक्षा था। और गंगा की सुरक्षा के लिए ना उत्तराखंड के सरकार के द्वारा ना ये जो अभियान है वो चलाया गया था। और सबसे पहले ये स्कूली छात्र को बताया गया, स्कूली छात्रों पर लागू किया गया, ताकि आगे चलकर वे भविष्य में ना गंगा की सुरक्षा कर सके। और आगे चल कर वो जो छात्र है ना, वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी इसके अवेयर करा सके गंगा की स्वच्छता के लिए। तो उत्तराखंड के सरकार द्वारा ना ये स्पर्श गंगा अभियान 2009 में चलाया गया। कब चलाया गया था? 2009 में स्पर्श गंगा नाम से ये योजना अभियान चलाया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी एक्स किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में स्कूल में भी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। तो जो ओजोन परत है ना, जिसको नापने के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉप्सन जो इसकी इकाई है उससे इसकी मोटाई को नापा जाता है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको, है ना। तो पराबैंगनी किरणों का ना सूर्य से ना धरती पर आने पर रोकता है। मतलब ये है कि जो पराबैंगनी किरण है सूर्य की ना, वो ओजोन परत जो है ना वो अवशोषित कर
कर लेती है, मतलब रोक लेती है, धरती पर नहीं आता। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अगर गलती से भी ये पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर आएगा ना, तो अगर ये मनुष्य पर पड़ेगा तो मनुष्यों में चर्म रोग, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती है। और इससे बचाने के लिए ना प्रकृति ने वैसे ही ना जो ओजोन परत है ना उसका निर्माण किया है ना। और ये जो पराबैंगनी किरण है उसको धरती पर आने से रोक देता है, ये जो पराबैंगनी किरण है वो, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो ओजोन परत है ना वो संताप मंडल में पाया जाता है। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि संताप मंडल में ही ओजोन परत जो है उसका लेयर पाया जाता है बोल करके। नहीं देखे होंगे तो पहला क्लास को देख लो, थ्योरी को पढ़ोगे ना तो सारा क्वेश्चन इजीली आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सरला बहन, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी जिम कार्बेट या ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सरला बहन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक हैं ना वो सरला बहन ही करेक्ट हो जाएगा। और ये संरक्षण एवं विनाश पुस्तक में क्या था ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो सरला बहन ने ना संरक्षण और विनाश पुस्तक के माध्यम से ना पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के ना संतुलन का वास्तविक स्थिति का ना बताया था कि किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है और पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक जो संरक्षण एवं विनाश है ना उस पर चर्चा किया था सरला बहन ने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इतनी सी बातें याद रखना है। और एक बात आप लोग याद रख लो, जब तक आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से ना तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारी तरीकों से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये तो इजी है यार, पढ़े होंगे आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। कैसे, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर जी, एरिया जगह के आधार पर बोला है, तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और आप लोग को पता भी होगा। और उसके अलावा अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाना कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। आप लोगों को पता होगा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्षेत्रफल में बोलोगे तो राजस्थान सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से बड़ा जो राज्य है भारत का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जेटोआ बायोडीजल, ऑप्शन बी रियाल इमारती लकड़ी, ऑप्शन सी बाज चारा या ऑप्शन डी चीड़ लीसा। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस तो कीजिए और बताइए क्या हो सकता है, फिर विस्तार पूर्वक ना मैं इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रियाल इमारती लकड़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है वो पूछा है। और रियाल जो है ना वो उससे क्या है इमारती लकड़ी बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, तो रियाल जो है ना वो उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाने वाले बांस का एक प्रजाति है। मतलब ये है कि ये जो रियाल है ना वो बांस की एक प्रजाति है और बांस से कभी इमारती लकड़ी नहीं हासिल की जा सकती जी। इमारती लकड़ी कहने का मतलब ये है कि इमारत बनाने में जो मुख्य रूप से काम आता है ना उसे इमारती लकड़ी कहते हैं। जो मोटा सा एक लगता होगा जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में हम लोग मियार कहते हैं ना, इसको जो बड़ा सा हिस्सा जो लगा रहता है वो, और रियाल जो है वो बांस है, तो इसलिए इससे इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बात आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जेटोआ जो है उससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। बाज जो है वो चारा खाता है ना, मतलब अपना शिकार को चारे के रूप में उपयोग करता है। उसी प्रकार से चीड़ से लीसा प्राप्त किया जाता है। ये एक प्रकार की तरल धातु हो सकता है
है ना, जिससे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे साबुन वगैरह होता है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो चीड़ की पौधे से लीसा प्राप्त किया जाता है ना। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। 11 जुलाई को मनाया जाता है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या ऑप्शन डी विश्व जल दिवस। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विश्व जनसंख्या दिवस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को ना विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ना 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ना वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस ना 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चाहो तो कॉपी में नोट करके रख लो, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे फैक्ट जो है ना पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस जो है ना वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इतने चारों फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी वॉशिंगटन या ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था ना वो ब्राज़ील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो बोलते हैं, जिसको जेनेरो लिखा है। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील की राजधानी है ना तो वहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसका स्पेसिफिक डेट बोलूँ ना तो ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना वो 3 जून, कब? तो 3 जून से लेकर के ना 14 जून तक की इसका जो ना कार्यक्रम था वो चला था। कब तक की? तो 3 जून से लेकर के 14 जून तक की ना 1992। कब? तो 1992 में इसका कार्यक्रम चला था। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करूँ ना तो पृथ्वी सम्मेलन में ना पृथ्वी के संरक्षण और इसके आयु को बढ़ाने के लिए, मतलब पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ना ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? ऑप्शन ए पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, ऑप्शन बी धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाना, ऑप्शन सी पताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना या ऑप्शन डी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए आप खुद से सोच करके बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उचित है? मतलब भूमि पर जो जल का जो लेवल होता है ना उसको अपने जो प्राकृतिक स्तर है ना उस पर लाने के लिए क्या करना चाहिए हमको? पताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण करना चाहिए। मतलब अगर कि पताल तोड़ कुआं का मतलब जो नॉर्मल कुआं होता है ना उस प्रकार की
कुओं का अगर निर्माण करोगे और उसमें जल भरेगा ना, जब वर्षा का जल ना, तो वो सीधे सीधे ज़मीन में जाएगा और ज़मीन का लेवल जो है ना वो नॉर्मल हो सकता है अगर इस प्रकार से किया जाए तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण मित्र, ऑप्शन बी पर्यावरण श्री, ऑप्शन सी तरु मित्र या ऑप्शन डी वृक्ष मित्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वृक्ष मित्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है। तो पर्यावरण क्षेत्र में ना और वन मंत्रालय के द्वारा जो पर्यावरण क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है ये जान लो। ये जो पुरस्कार है ना वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है या ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है ना जो बंजर भूमि के विकास क्षेत्र में और वानिकी के क्षेत्र में ना अग्रणी कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संस्थाओं का ना वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र का पुरस्कार इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी वृक्ष मित्र जो है ना वो पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? ऑप्शन ए श्वसन तथा प्रजनन, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा सेंड्रोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोफिल तथा रसधानी या ऑप्शन डी केंद्रिका तथा कोशिका कला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल तथा रसधानी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है? तो पौधे को जंतुओं से जो अलग करता है ना वो क्लोरोफिल तथा रसधानी करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जो पौधे हैं ना उसमें क्लोरोफिल ही पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा ना, और रसधानी भी। तो ये जो दोनों चीज़ है ना वो किसी जो जंतु है वो और जो पौधे हैं ना इन दोनों को अलग करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मिथाइल साइनाइड या ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुआ था। तो भोपाल जो गैस त्रासदी है ना वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुआ था। तो ये बात आप लोगों को पता होगा। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ना वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में ना मध्य प्रदेश के भोपाल जो राजधानी है ना वहाँ यूनियन कार्बाइड के कारखाना जो था ना उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण ना हजारों लोगों की जान चली गई थी। आप लोगों को ये घटना के बारे में पता होगा। और इसी दुर्घटना को ना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से ना ये जो सवाल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पर्यावरण में खास तौर से पूछा जाता है किसी दुर्घटनाओं के बारे में। ठीक है, और ख़ास तौर से ये भोपाल में हुआ था ना, मतलब भारत में हुआ था, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1984 की जो घटना है ना उसके बारे में। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ना उसके रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोग बोलोगे कि सर आप तो जो ना थ्योरी पढ़ाए थे उसमें ये नहीं था। तो कई चीज़ें जो रहेगी ना वो आप लोगों का जो थ्योरी है ना उसमें नहीं रहेगा, फिर भी वो जो प्रश्न रहेगा उसको इंक्लूड करूँगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो सिलेबस में प्रश्न रहे केवल उसी को पूछा जाएगा, अन्य प्रश्नों को भी पूछ देते हैं जी आसपास से रिलेटेड को। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को ना मिला जुला के मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, ऑप्शन बी तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, ऑप्शन सी अधिक से अधिक पेड़ लगाना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों में किस बात को जानने की सबसे अधिक आवश्यकता है? तो सबसे पहले तो बच्चे को अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखने की भी आवश्यकता है। दूसरा, तालाब और सरोवर को दूषित होने से भी बचाने की आवश्यकता है। और तीसरा, अधिक से अधिक उनको पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल ऑप्शन ए विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे से टकराते हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे पर अति व्यापक करते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे से टकराते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल, मैंने आप लोगों को पहला क्लास में पर्यावरण के आप लोगों को आकाश में जो बिजली चमकता है और जो बादल गरजता है उसके बारे में बताया था ना आप लोगों को कि जब दो बादल जो आपस में टकराती है ना तो उसके टकराने के कारण ना जो आवाज़ आती है वो जो तड़ित के जो लगता है ना कि आवाज़ आता है ना कि बादल गरज रहा है बोल करके, तो वो आवाज़ आता है दो बादलों के आपस में टकराने के कारण। ये थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कल पहले क्लास में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा उपयुक्त सभी नहीं होता, ये बात आप लोग जान लो। आप लोगों को ना भ्रम में डालने के लिए भी ऐसे सवाल का ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बलबूते में आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। हमेशा उपयुक्त सभी को आंख मूंद करके आप लोगों को आंसर नहीं लेना है, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें जो 4-5 जो लाइन दिया है ना, मतलब ए से लेकर के ई तक की जो आप लोग का थ्योरी दिया है ना, उसमें कौन सा आप लोगों को ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताना है कि क्रियाकलाप मतलब वनों के विनाश के लिए ना उत्तरदायी है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ए खनन, बी बांध का निर्माण, सी पत्ती एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, डी बांस से कटोरी बनाना, या ई गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन में ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी ए बी एवं सी, या ऑप्शन डी ए बी सी डी एवं ई। तो पांचों। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप खुद से पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए बी एवं सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ो, क्या बोला है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? तो वनों के विनाश के लिए जो उत्तरदायी है वो सबसे पहला खनन हो जाएगा, दूसरा जो होगा वो बांध का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा जो होगा वो पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना। अगर खनन करेगा तो वन का विनाश होगा ना, जी हाँ। उसके अलावा बांध का निर्माण करेगा तो पहले तो नदी चलती रहती है, नदी के बीच में अगर बांध बनाएगा तो आसपास के पेड़ पौधे की कटाई करेगा, खनेगा तब ना बांध बनाएगा, तो उससे भी वनों का विनाश होता है। और उसके अलावा सी को देखो, पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, तो पत्तों को तोड़ देंगे, उसके अलावा शाखों मतलब उसके टहनियों को काट काट कर बेचेंगे, फिर भी वनों का विनाश ना होगा, जी हाँ। और उसके अलावा डी कैसे नहीं होगा ये जान लो, बांस का कटोरी बनाना, तो बांस सूखे बांस से भी बनाते हैं तो बांस से उतना नहीं होगा। उसके अलावा देखो गिरी हुई पत्ती का पत्थर बनाएगा तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो केवल केवल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। खरीफ फसल बोई जाती है, ऑप्शन ए जून से सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी से मार्च, या ऑप्शन डी अप्रैल से जून। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जून से सितंबर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खरीफ फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल अभी बोई ना जाती है जी बरसात के टाइम में, अभी 2 महीने पहले खरीफ फसल को बोना शुरू किया गया है ना, धान जी हैं। शुरुआती में आप लोगों ने देखा होगा ना कि बरसात के टाइम पे जून के माह से शुरू होता है धान को बोना, और अभी तक की सितंबर तक की चलते रहता है। कई लोग रोपा बोते हैं, कई लोग धान को ऐसे अलग अलग तरीक़ों से बोते हैं, है ना, आप लोगों को पता होगा। तो खरीफ फसल जो बोया जाता है वो जून से सितंबर माह के बीच में बोया जाता है, ठीक है। और दो ही फसल सबसे ज़्यादा होते हैं ना जी, एक रबी फसल और दूसरा खरीफ फसल। रबी फसल जो होता है वो गर्मियों के दिनों में किया जाता है, और खरीफ फसल मतलब ये होता है कि बरसात के दिनों में किया जाता है। तो ये तो आप लोगों को आसानी से पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। खरीफ फसल जो है वो जून के माह से सितंबर तक की बोया जाता है, ठीक है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए पेड़ पौधे और जंतु, ऑप्शन बी पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, ऑप्शन सी पर्यावरण का संरक्षण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्या इसका हो सकता है बताइए आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी को ऐसे तुक्का मार दिए होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा जी। उपयुक्त तो सभी नहीं होगा। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण नहीं आता। पर्यावरण संरक्षण तो हम करते हैं ना, लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण कहलाता है क्या? नहीं ना कहलाता है वो, है ना। तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं बोला है, तो पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं ना वो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाब की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, ऑप्शन बी तालाब के पानी में तापमान में अधिकता, ऑप्शन सी तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए फिर से आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी करेक्ट हो जाएगा। फिर से आप लोगों ने उपयुक्त सभी ले लिया होगा, तो आप लोग गलत हो, ये बात जान लो। गलत कैसे हो ये मैं बता दूं। आप लोग अगर कहीं सोच रहे होंगे ना कि गंदे जल में जो मछली है वो मर जाता होगा, तो गंदे जल में मछली नहीं मरता है जी, जीते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जहाँ तालाब गंदा होता है वहाँ भी मछली जो होता है वो जीते रहता है। तो ये इस प्रकार से ये जो ना गलत तो नहीं होगा, ये तो सही होगा। तो इससे भी क्या होगा, इससे उपयुक्त सभी तो नहीं आएगा आप लोगों का, लेकिन करेक्ट क्या होगा ये जान लो। मछलियों का मरने का जो कारण होता है ना अधिकतर, तो तालाब के पानी में ना ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण ये जो मछलियां हैं वो मर जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो मछली है वो भी अपने गलफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से ही वो भी सांस लेता है पानी में। ठीक है, गलफड़े के माध्यम से, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होता है या ऑक्सीजन नहीं होता ना, तब मछली मरने लगता है और मछली जो है ना ऊपर तैरने लगते हैं मर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनार, ऑप्शन सी राइजोबियम या ऑप्शन डी जैंथोमोनास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है ना उसका स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम जो है ना वो ऐसा करता है। ठीक है, जो जीवाणु जो मटर कुल की जो मूल ग्रंथि में रहता है ना वो राइजोबियम के कारण रह पाता है। तो इस कारण प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी पत्ती की संरचना या ऑप्शन डी ओजोन परत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है बोला है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही ना जो वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका प्रमुख रूप से संतुलन कर पाता है। कैसे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो एक दूसरे को ये जो आदान प्रदान करते हैं तो वो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको संतुलित न कर पाते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए
प्रत्येक वर्ष 8 मई को, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष 31 मई को, या ऑप्शन डी प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना वो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना वो 7 अप्रैल 1948 को प्रारंभ हुआ था। कब? तो 7 अप्रैल 1948 को ना इसका स्थापना हुआ था कि प्रत्येक वर्ष ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा बोल करके ना जिनेवा में इसका स्थापना किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है इसकी स्थापना के बारे में भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। ऑप्शन ए जलवायु, वर्षा, मिट्टी, ऑप्शन बी भवन, सड़क, ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन सी सूर्य, पृथ्वी, आकाश, या ऑप्शन डी खनिज, चट्टानें एवं जंतु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो मनुष्य का जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण होगा ना वो भवन, सड़कें एवं ऐतिहासिक स्थल हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्लास नंबर फर्स्ट में थ्योरी में भी पढ़ाया था इसके बारे में, मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी शिकार की क्रिया, या ऑप्शन डी जल चक्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जल चक्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सजीव निर्जीव के बीच जो अंतःक्रिया होता है ना उसका जो मुख्य उदाहरण है ना वो जल चक्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जल चक्र का जो तात्पर्य है ना वो पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच ना होने वाले जो जल चक्रीय जो प्रवाह होता है ना उसे जल चक्र कहते हैं। और जल चक्र जो है वो तीनों मंडलों में समाहित होता है, उसके बीच अंतःक्रिया होता है। तो इसका जो उदाहरण है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, जल चक्र। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कैसे? निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? तो पर्यावरण के जो घटक होंगे ना वो सामाजिक आर्थिक भी हो जाएंगे, प्राकृतिक भी हो जाएंगे और सांस्कृतिक भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रकार की जैव भू रासायनिक चक्र है? ऑप्शन ए फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी फास्फोरस एवं सल्फर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस एवं सल्फर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन औषधि प्रकार की जैव भू रासायनिक चक्र है? तो ये जो जैव भू रासायनिक जो चक्र है ना वो फास्फोरस एवं सल्फर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है फास्फोरस सल्फर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। एटलीस्ट आप लोगों की एग्ज़ाम होते तक की सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से कल हम लोग ना नया टॉपिक पर फिर से हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है।